हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अरियंत पढ़ाकू एंड आई एम योर केमिस्ट्री मेंटर डॉक्टर पवन सैनी। और आज हम डिस्कस कर रहे हैं केमिस्ट्री सैंपल पेपर 6। और ये जो सैंपल पेपर इस बुक में गिवन है, इसी सीरीज में जो 10 सैंपल पेपर की ये सीरीज है, इसका हम सैंपल पेपर नंबर 6 अब डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आप अपने साथ में बुक को रख सकते हैं ताकि इजी हो जाएगा आपके लिए आइडेंटिफाई करना, क्वेश्चंस को कंपेयर करना। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम सैंपल पेपर नंबर 6 और इसका सबसे पहले सेक्शन ए। और हमेशा की तरह सबसे पहले हम देखते हैं सेक्शन ए के इंस्ट्रक्शंस। और इंस्ट्रक्शंस हैं, दिस सेक्शन कंसिस्ट ऑफ 25 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन विद ओवरऑल चॉइस टू अटेम्प्ट एनी 20 क्वेश्चंस। तो 20 क्वेश्चन आप इसमें अटेम्प्ट कर सकते हैं। मोर देन 20 अगर अटेम्प्ट करेंगे तो फर्स्ट 20 क्वेश्चन जो है वही आपके इवेल्युएशन के लिए काउंट होंगे। तो ये थे इंस्ट्रक्शन सेक्शन ए के। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस ऑफ सेक्शन ए। क्वेश्चन नंबर 1, ये सॉलिड स्टेट का क्वेश्चन है। शॉटकी डिफेक्ट इन क्रिस्टल इज ऑब्जर्व्ड व्हेन। तो शॉटकी डिफेक्ट जो होता है, एक डिफेक्ट है जिसके अंदर केटायन एंड एनायन जो होते हैं वो इवन इक्वल नंबर्स में जो है वो पूरे उससे क्रिस्टल सिस्टम से ही बाहर आ जाते हैं। चलिए अब ऑप्शन देख लेते हैं। इट अराइजेज व्हेन some constituent particles occupy an interstitial site। ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है शॉटकी डिफेक्ट के लिए। नेक्स्ट, it arises when equal number of cation and anion are missing from their lattice site। बिल्कुल सही है, सेकंड स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। it arises when an ion leaves its normal site and occupy an interstitial site। ये तो फ्रेंकल डिफेक्ट होता है, ये फ्रेंकल डिफेक्ट होता है। डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल इंक्रीज, नहीं, डेंसिटी तो डिक्रीज हो जाएगी। जब आयंस वहां से रिमूव हो गए तो डेंसिटी तो डिक्रीज हो जाएगी। तो ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट है। ऑप्शन बी इज करेक्ट रिगार्डिंग शॉटकी डिफेक्ट। ये था क्वेश्चन फर्स्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। सेकंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड पेयर शो ए पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। तो राउल्ट्स लॉ से जो पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं उनकी कंडीशन क्या होती है कि उनमें जो अट्रैक्शन फोर्स होता है सोल्यूट सॉल्वेंट में, वो इंडिविजुअल सोल्यूट सोल्यूट या इंडिविजुअल सॉल्वेंट सॉल्वेंट में जो एक तरह से अट्रैक्शन होता है उससे कम होना चाहिए। और ऐसा हमें देखने को मिलेगा बेंजीन एंड मेथनॉल में। मेथनॉल में जितना अट्रैक्शन होता है उतना बेंजीन मेथनॉल में नहीं हो पाता, और इस तरह से वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, ओवरऑल वॉल्यूम, और इसी को हम कहेंगे पॉजिटिव डेविएशन। बाकी जितने भी हैं ये पॉजिटिव डेविएशन शो नहीं करेंगे। तो केवल एक बेंजीन और मेथनॉल ही है जो पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन थर्ड पर। और जो क्वेश्चन थर्ड है ये एक पी ब्लॉक का क्वेश्चन है। ऑक्सीजन फैमिली के जो सल्फर के ऑक्सी एसिड्स हैं इनका क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन, द ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फर दैट डज नॉट कंटेन बॉन्ड बिटवीन सल्फर सल्फर बिटवीन सल्फर एटम्स। आपको बॉन्ड इसमें देखें, अगर हम इनकी स्ट्रक्चर बनाना चाहें H2S2O4, तो इसकी जो स्ट्रक्चर होगी कुछ इस तरह से होगी, सल्फर सल्फर में बॉन्ड होगा। यानी ऑप्शन 1 जो है इसमें सल्फर सल्फर में और ये जो है बॉन्ड मिलेगा अपने को H2S2O4। वेट, यहां पर अगर हम इनको रिमूव कर देंगे ये जो है ये नहीं आएंगे और ये बन जाएगा H2S2O4। तो इसमें तो सल्फर सल्फर बॉन्डिंग है। नेक्स्ट H2SO3 की जो स्ट्रक्चर होगी ये कुछ इस तरह से हो जाएगी H2SO3। सल्फर सल्फर में डबल बॉन्ड भी कह सकते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इसमें भी सल्फर सल्फर में बॉन्ड मिल जाएगा। H2S2O7 और H2S2O7 की जो स्ट्रक्चर होगी ये है ओलियम या पायरोसल्फ्यूरिक एसिड भी कह सकते हैं H2S2O7 को। और इसमें सल्फर सल्फर में बॉन्डिंग नहीं होगी, यानी इसमें बॉन्डिंग नहीं होगी। तो ये आंसर हो जाएगा हमारा, क्योंकि आंसर तो हमें ये देना था जिसमें का डज नॉट कंटेन सल्फर सल्फर बॉन्ड। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी H2S2O7।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। और क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? reagent that used for conversion of glucose into gluconic acid। ग्लूकोज को ग्लूकोनिक एसिड में हमें कन्वर्ट करना है, और ग्लूकोज जो होता है जिसमें एक एल्डिहाइड ग्रुप होंगे, 4 2 डिग्री एल्कोहल ग्रुप एंड 1 प्राइमरी एल्कोहल ग्रुप, ये तो है ग्लूकोज। और इसकी हम किससे रिएक्शन कराएं कि ये ग्लूकोनिक एसिड बस इतना ही होगा कि जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप जो होगा, एल्डिहाइड ग्रुप ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। और इसके लिए हम लेते हैं ब्रोमीन वाटर। ब्रोमीन वाटर जो है एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जो केवल 1 डिग्री जो है केवल एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करेगा, 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन नहीं करेगा। अगर हमने HNO3 ले लिया, HNO3, तो ये इस 1 डिग्री अल्कोहल को भी एसिड में कन्वर्ट कर देगा, सेकेरिक एसिड बना देगा। तो जो हमें केवल बनाना था ग्लूकोनिक एसिड, आंसर इज ब्रोमीन वाटर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 6, एंड क्वेश्चन नंबर 6 इज व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट। हमें बताना है कि किसका बॉइलिंग पॉइंट यहां मिनिमम होगा। और मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट अगर हम देखें, N ब्यूटेन, 1 ब्यूटाइन, 1 ब्यूटीन एंड आइसोब्यूटीन। तो यहां पर हम देखें जो आइसोब्यूटीन है, इसमें ब्रांचिंग होना स्टार्ट हो जाती है, ब्रांचिंग। और हम जानते हैं कि जो बॉइलिंग पॉइंट होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग, जिसमें ब्रांचिंग होगी उसका बॉइलिंग पॉइंट मिनिमम होगा। तो यहां पर जो आइसोब्यूटीन है इसका बॉइलिंग पॉइंट हमें इन 4 ऑप्शंस में से मिनिमम मिलेगा ड्यू टू ब्रांचिंग। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 इज कम फ्रॉम सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट का एक क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन? इन ए कंपाउंड एटम ऑफ एलिमेंट Y forms CCP lattice and those of element X occupy 2/3 of tetrahedral voids, then the formula for given compound will be। तो यहां पर हम देखें X और Y, X एंड Y ये हमने कंपाउंड बना लिए। Y ऑक्यूपाई करता है CCP लैटिस को, और CCP लैटिस में जो पर यूनिट्स एटम होते हैं वो होते हैं 6। और टेट्राहेड्रल वॉइड जो होती हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड वो होती है 2 into N। N क्या है? नंबर ऑफ जो है यूनिट सेल में जो मेंबर इसमें एटम्स होंगे, N। तो यहां टेट्राहेड्रल वॉइड कितने हो जाएंगे? ये हो जाएंगे 12 टेट्राहेड्रल वॉइड। तो यहां टेट्राहेड्रल वॉइड जो होंगे ये 12 हो जाएंगे। लेकिन ये कंप्लीट नहीं होते हैं, इसका भी 2-3 पार्ट जो है वो ऑक्यूपाई करते हैं, यानी 2-3 पार्ट ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो यहां से अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये आएगा 8-6, सिंपल रेशियो 4:3, 4:3, x4 होगा और y3 होंगे, x4 एंड y3। तो यहां जो आंसर आएगा दैट इज ऑप्शन ए, x4 एंड y3। ये था क्वेश्चन नंबर 7 फ्रॉम सॉलिड स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑक्सीडेशन स्टेट रेंज फॉर नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के लिए हमें एक रेंज बतानी है ऑक्सीडेशन स्टेट की। और नाइट्रोजन जैसा हम जानते हैं -3 से लेकर, नाइट्रोजन -3 से +5 तक ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। -3 में इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं NH3, और +5 में एग्जांपल ले सकते हैं HNO3। NH3 एंड HNO3, -3 to +5 ये इसकी रेंज होती है। तो यहां जो आंसर होगा दैट इज -3 to +5, ये इसकी रेंज हो जाएगी। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8 फ्रॉम P ब्लॉक। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, and question number 9 is comes from solution chapter, and question is which of the following is the colligative property। colligative property हमें इसमें बतानी है। और colligative property क्या होगी? colligative property में जो number of molecules पर डिपेंड करे,
बॉइलिंग पॉइंट ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। हाँ, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट दैट इज कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। वेपर प्रेशर ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। एलिवेशन इन वेपर प्रेशर, ठीक है ना, ये है यहां पर लोवरिंग इन वेपर प्रेशर, ये है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। फ्रीजिंग पॉइंट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, फ्रीजिंग पॉइंट नहीं है। लोवरिंग इन फ्रीजिंग पॉइंट इज कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ऑस्मोटिक प्रेशर इज कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ऑस्मोटिक प्रेशर एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज ऑस्मोटिक प्रेशर। ये था क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट क्वेश्चन 10। क्वेश्चन 10 इज ऑक्साइड्स विच इज एम्फोटेरिक इन नेचर। यहां पर हमें नाइट्रोजन ग्रुप के ऑक्साइड्स गिवन है, नाइट्रोजन के, और हम जानते हैं कि नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड्स होते हैं N2O3, P2O3, ये सब ऑक्साइड्स हैं, ये कॉमन ऑक्साइड है नाइट्रोजन के। इसमें से फर्स्ट टू जो है दीज आर एसिडिक, सेकेंड एंड थर्ड दीज आर एम्फोटेरिक, एंड लास्ट वन इज बेसिक। लास्ट वन इज बेसिक। तो जो हमें पूछा है एम्फोटेरिक, तो एम्फोटेरिक आर्सेनिक एंड एंटीमनी ये हो जाएंगे। तो ऑप्शंस में अगर हम देखें तो आर्सेनिक तो ऑप्शन में नहीं है, लेकिन Sb4O6, ये Sb4O6 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं Sb2O3, एक ही बात है, सिंपल रेशियो में हमने इसको कन्वर्ट कर दिया तो ये बन जाएगा। तो आंसर हो जाएगा Sb4O6, दैट इज एम्फोटेरिक ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन फैमिली। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 11, एंड क्वेश्चन जो है ये सॉल्यूशन चैप्टर से है, ऑस्मोसिस से रिलेटेड है। क्या है क्वेश्चन? ड्यूरिंग ऑस्मोसिस फ्लो ऑफ वाटर थ्रू ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज। तो एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से जब वाटर का फ्लो होता है इसको हम बोलते हैं ऑस्मोसिस। अब ये जो वाटर का फ्लो होता है ये कहां से कहां होता है? तो वाटर जो होता है ये लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है। तो इसका आप एग्जांपल भी दे सकते हैं, जैसे वाटर के अंदर अगर हम किशमिश रख दें तो किशमिश क्या करेगा? वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा। तो वाटर जो होगा वो लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन, जो किशमिश के अंदर हाई कंसंट्रेशन है उसकी तरफ मूव करेगा। तो यहां पर हो जाएगा फ्रॉम सॉल्यूशन हैविंग लोअर कंसंट्रेशन। लोअर कंसंट्रेशन से वो हाई कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगा ऑस्मोसिस में, और अगर इसका रिवर्स हो जाता है तो उसको बोलेंगे रिवर्स ऑस्मोसिस। लेकिन यहां फिलहाल हमें ऑस्मोसिस का आंसर देना है। ये था क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन 12, एंड क्वेश्चन इज द हीटिंग ऑफ फिनाइल मिथाइल ईथर विद HI प्रोड्यूसेस। तो यहां पर हमें रिएक्शन करानी है। यहां पर अगर हम रिएक्शन कराएं तो रिएक्शन होगी यहां पर फिनाइल मिथाइल ईथर, ये है फिनाइल मिथाइल ईथर, और HI के साथ रिएक्शन कराएंगे तो इसके जो प्रोडक्ट होंगे वो होंगे फिनोल एंड मिथाइल आयोडाइड। ये रिएक्शन हो जाएगी, ये बॉन्ड यहां से ब्रेक होगा। बेंजीन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा स्टेबिलिटी की वजह से, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ये ब्रेक हो जाएगा। तो इससे बनेगा फिनोल, फिनोल एंड आयोडो मीथेन। तो जो आंसर होगा यहां से आंसर हो जाएगा फिनोल। तो क्वेश्चन 12 और क्वेश्चन 12 का आंसर जो है ये है दैट इज फिनोल एंड मिथाइल आयोडाइड। मिथाइल आयोडाइड ऑप्शन में है नहीं तो केवल एक फिनोल ही हम आंसर टिक करेंगे यहां पर। तो ये है क्वेश्चन नंबर 12। नाउ नेक्स्ट अगेन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ही क्वेश्चन है, ईथर पोर्शन से क्वेश्चन है। Which of the following is the correct IUPAC name of the given ether? हमें एक ईथर गिवन है और इसका हमें करेक्ट IUPAC नेम बताना है। ईथर जो है ये एक सब्स्टिट्यूएंट की तरह ट्रीट किया जाता है, एज ए सब्स्टिट्यूएंट। यानी जो हम कार्बन चेन की नंबरिंग स्टार्ट करेंगे वो स्टार्ट करेंगे यहां पर डबल बॉन्ड वाले कार्बन से। OCH3 इज ए सब्स्टिट्यूएंट विच प्लेस्ड ऑन थर्ड कार्बन, तो ये हो जाएगा 3-methoxy प्रोप 1-इन। तो यहां पर आ जाएगा 3-methoxy 1-प्रोपीन कहें चाहे प्रोप 1-इन कहें।
तो ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्वेश्चन 13। क्वेश्चन 13 और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन 14, what is the coordination number of a unit whose packing efficiency is 68%? तो 68% जो है ये बीसीसी की जो है ये पैकिंग एफिशिएंसी होती है, और इसके अंदर अगर हम कहें कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 8। कोऑर्डिनेशन नंबर विल बी 8 फॉर पैकिंग एफिशिएंसी, फॉर विद पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ 68%। एक पैकिंग एफिशिएंसी 74% होते हैं जिसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है। चलिए यहां पर आंसर आ जाएगा 8। ये था क्वेश्चन नंबर 14, सॉलिड स्टेट का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, और क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नाइट्रिक एसिड एनहाइड्राइड? नाइट्रिक एसिड क्या होता है? HNO3। HNO3 में ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +5। एसिड और एनहाइड्राइड में एक कॉमन होता है, वो होता है ऑक्सीडेशन स्टेट। जो ऑक्सीडेशन स्टेट एसिड का है वही ऑक्सीडेशन स्टेट एनहाइड्राइड का भी होना चाहिए। इसका मतलब अगर +5 है नाइट्रोजन तो इनके एनहाइड्राइड में भी +5। NO यहां +2 है, NO2 +4, N2O5 +5, N2O3 +3। तो ऑक्सीडेशन स्टेट के अकॉर्डिंग हम अपना आंसर इसमें चेक कर लेंगे, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, N2O5 इज एनहाइड्राइड ऑफ नाइट्रिक एसिड HNO3। ये था क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 16। ये था क्वेश्चन नंबर 15 और अब आ ले रहे हम 16। इफ मोलेलिटी ऑफ ए डाइल्यूट सॉल्यूशन इज डबल्ड, मोलेलिटी को हमने डबल कर दिया डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए, देन मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट KF ये क्या हो जाएगा? और KF तो किसी भी सॉल्वेंट का फिक्स होता है, ये मोलेलिटी पे डिपेंड नहीं करेगा, यानी कि ये अनचेंज्ड होगा। KF इज अनचेंज्ड व्हिच ओनली डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ सॉल्वेंट। तो ये था क्वेश्चन नंबर 16 फ्रॉम सॉल्यूशन चैप्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 17, और क्वेश्चन 17 क्या है? द फैक्टर वुड फेवर द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया इन हेबर प्रोसेस। अमोनिया जो हेबर प्रोसेस में हम बनाते हैं, जिसमें हम नाइट्रोजन की रिएक्शन कराते हैं H2 के साथ, और इससे हमें अमोनिया का फॉर्मेशन होता है अमोनिया, और यहां डेल्टा N जो आएगा वो नेगेटिव आएगा, और डेल्टा N जब नेगेटिव आता है तो प्रेशर इंक्रीज करना ये जो है प्रेशर इंक्रीज करना, ये एक फेवरेबल कंडीशन होती है हेबर प्रोसेस के लिए। प्रेशर इंक्रीज यानी हाई प्रेशर जो होगा ये रिएक्शन को फेवर करेगा, और रिएक्शन जो होती है एंडोथर्मिक होगी, सॉरी इसमें तो यहां पर टेम्परेचर का रोल, लो टेम्परेचर पे रिएक्शन नहीं होगी, तो टेम्परेचर इसमें हाई रखना होगा, प्रेशर भी इसमें हाई, तो ये हो जाएगा हाई प्रेशर। यहां पर रिएक्शन होगी हाई प्रेशर, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हाई प्रेशर। तो यहां पर ऑप्शन ए इज करेक्ट, जहां पर मोल्स जो है ये ली चैटले प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग है कि जब हम प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो हमेशा रिएक्शन उस साइड में जाएगी जिस साइड में मोल्स कम हो, तो मोल्स प्रोडक्ट में कम है, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगी हाई प्रेशर में। ये था क्वेश्चन नंबर 17। नेक्स्ट, दैट इज क्वेश्चन नंबर 18। Which of the following alcohol does not gives a stable compound on dehydration? अल्कोहल का जब हम डिहाइड्रेशन कराते हैं तो एल्कीन बनेगा। अगर हम इथाइल अल्कोहल और इसका जब डिहाइड्रेशन कराएंगे तो इथीन बन जाएगा। एन प्रोपाइल अल्कोहल का जब डिहाइड्रेशन कराएंगे तो प्रोपीन बन जाएगा। एन ब्यूटाइल अल्कोहल, इसका जब हम डिहाइड्रेशन कराएंगे तो यहां ब्यूटीन बन जाएगा। लेकिन मिथाइल अल्कोहल, ये सब तो ठीक है, लेकिन अगर हमने मिथाइल अल्कोहल का डिहाइड्रेशन कराना चाहा तो होगा ही नहीं,
क्योंकि डिहाइड्रेशन के लिए बीटा कार्बन की प्रेजेंस जरूरी है और यहां तो एक ही कार्बन है, बीटा कार्बन है ही नहीं, यानी मिथाइल अल्कोहल जो है इसका डिहाइड्रेशन होगा ही नहीं। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 18। आंसर इज बी, मिथाइल अल्कोहल। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 19 एंड क्वेश्चन नंबर 19 इज on the reaction of bleaching powder, on the reaction of bleaching powder with a few drops of concentrated HCl is produced। तो अगर हम ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, CaOCl2, अगर इसमें हम HCl मिला देते हैं और रिएक्शन इसकी कराते हैं तो इससे क्या बनेगा, CaCl2 प्लस H2O प्लस Cl2, 2HCl इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, Cl2 इसमें बन जाएगा क्लोरीन। तो यहां जो प्रोडक्ट होगा ये होगा क्लोरीन, Cl2, जब हम ब्लीचिंग पाउडर की रिएक्शन HCl के साथ करा रहे हैं तो इस कंडीशन में ये प्रोडक्ट बन जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 एंड क्वेश्चन 20 इज ब्लीचिंग एक्शन ऑफ क्लोरीन इज ड्यू टू। ब्लीचिंग एक्शन हमें बताना है क्लोरीन का, और ये क्यों होता है ब्लीचिंग एक्शन, क्योंकि ब्लीचिंग जो पाउडर होता है CaOCl2, इसमें ये एक ऑक्सीजन है, इसको हम नेसेंट ऑक्सीजन भी कह सकते हैं, और ये जो नेसेंट ऑक्सीजन है ये ऑक्सीडाइजिंग नेचर का होगा और इस वजह से ये एक तरह से ब्लीचिंग एक्शन शो करेगा ऑक्सीडेशन प्रोसेस के थ्रू ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, ब्लीचिंग एक्शन ऑफ क्लोरीन इज ड्यू टू, तो ये इस तरह से हो जाएगा। ये तो हो गया ब्लीचिंग पाउडर के अंदर, लेकिन अगर हम केवल Cl2 की बात करते हैं तो Cl2 को जब वाटर में ऐड करते हैं, ये तो ब्लीचिंग पाउडर का ब्लीचिंग एक्शन हो गया, ये भी ऑक्सीडेशन। Cl2 को अगर हम अलग से देखें, क्योंकि ब्लीचिंग पाउडर में भी Cl2 होता है, Cl2 को अलग से देखें तो ये HOCl से रिएक्शन करेगा और साथ में बनेगा HCl। यहां भी नेसेंट ऑक्सीजन है, यहां भी नेसेंट ऑक्सीजन, तो ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस के थ्रू ब्लीचिंग एक्शन शो कर देगा, बिल्कुल सिमिलर एज ब्लीचिंग पाउडर। दोनों को हमने कंपेयर कर लिया, यहां पर Cl2 को और CaOCl2 दोनों को एक साथ हमने कंपेयर कर लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 21 एंड क्वेश्चन 21 इज solubility of a substance dissolved in solvent under specific condition depends on। सॉल्यूशन चैप्टर का एक क्वेश्चन है, solubility किस किस पे डिपेंड करेगी अगर हमने कंडीशन फिक्स कर रखी है तो। solubility नेचर ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करेगी, बिल्कुल सही है, सॉल्यूट कैसा है, सॉल्वेंट कैसा है इस पर भी डिपेंड करेगी, टेम्परेचर पर भी डिपेंड करती है solubility, यानी ये जितने भी फैक्टर हैं ये सारे के सारे solubility को अफेक्ट करते हैं। All three factor affect solubility। ये था क्वेश्चन 21 फ्रॉम सॉल्यूशन। नाउ क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22, एल्कलाइन मीडियम एलेनिन एग्जिस्ट प्रोडोमिनेंटली एज। एल्कलाइन यानी बेसिक मीडियम, और एलेनिन जो होता है, एलेनिन की अगर हम स्ट्रक्चर देखें दैट इज एलेनिन जिसमें ये एसिड और एमाइन दोनों ग्रुप हैं। अगर यहां pH मोर देन 7 है, यानी यहां पर एल्कलाइन मीडियम ले रखा है, तो एल्कलाइन मीडियम में बेस जो ग्रुप होगा इस पर तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा, लेकिन एसिड अपना H+ रिलीज कर देगा, यानी ये जो ओवरऑल कंपाउंड है ये एनाइन की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा इन एल्कलाइन मीडियम। तो एल्कलाइन मीडियम में ये जो एलेनिन है ये एनाइन की तरह बिहेव करेगा। ये था क्वेश्चन नंबर 22 फ्रॉम बायोमोलिक्यूल का एक क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज 23 एंड क्वेश्चन 23 इज कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन। हमें कुछ एक रिएक्शन दी है, एक्वस ब्रोमीन ले रखा है 3 इक्विवेलेंट, और इसकी रिएक्शन से हमें प्रोडक्ट बनाना है। हम जानते हैं SO3H इज ए गुड लिविंग ग्रुप, ये इजीली लीव कर जाता है यहां से, यानी कि जो 3 ब्रोमीन है, एक ब्रोमीन Br2 ये तो अटैक करेगा ऑर्थो पर, दूसरा Br2
सेकंड ऑर्थो पर, और थर्ड Br2 जो है ये SO3H को लीव करने में हेल्प करेगा, यानी SO3H को रिप्लेस कर देगा। तो यहां जो प्रोडक्ट बनेगा दैट इज ट्राइब्रोमोफिनॉल, ट्राइब्रोमोफिनॉल प्रोडक्ट बन जाएगा। तो ऑप्शन बी जो होगा ये इसका मेजर प्रोडक्ट होगा। ऑप्शन बी इज मेजर प्रोडक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 23। तो ये था क्वेश्चन दैट इज 23। नाउ क्वेश्चन नंबर 24, और क्वेश्चन नंबर 24 क्या है? टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल गिव्स टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड ऑन ट्रीटमेंट विद। टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल 3 डिग्री अल्कोहल, ये है 3 डिग्री अल्कोहल, और इस 3 डिग्री अल्कोहल की रिएक्शन अगर हम कराते हैं कॉन्सेंट्रेटेड HCl एनहाइड्रेट ZnCl2, जिसको हम मिलाकर कह सकते हैं ल्यूकास रिएजेंट, ल्यूकास रिएजेंट। और ल्यूकास रिएजेंट के साथ में ये जो प्रोडक्ट बनेगा ये 3 डिग्री हैलाइड यानी क्लोराइड बन जाएगा। रिएक्शन भी बहुत फास्ट होगी, इमीडिएट रिएक्शन होगी 3 डिग्री अल्कोहल की। तो यहां पर फर्स्ट ऑप्शन जो है ल्यूकास रिएजेंट, यही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। KCN से रिएक्शन कराएंगे, रिएक्शन अल्कोहल की होती नहीं KCN के साथ। NaOCl से कराएंगे तो भी रिएक्शन नहीं होगी, और क्लोरीन से रिएक्शन कराएंगे तो क्लोरीन ऑक्सीडेशन करता है, लेकिन 3 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन तो होता नहीं, तो ये भी नहीं होगा। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। नाउ क्वेश्चन 25, सेक्शन ए का ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25। और क्वेश्चन क्या है? Which of the following linkage is present between the monomer of polysaccharide? तो पॉलीसेकेराइड जो होते हैं इनमें जो लिंकेज होती है पॉलीसेकेराइड के अंदर, ये होती है ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज दो पॉलीसे, ये ईथर लिंकेज एक तरह से। न्यूक्लियोसाइडिक लिंकेज ये तो मिलेगी डीएनए आरएनए में, पेप्टाइड लिंकेज ये मिलेगी प्रोटीन में, और ग्लाइकोसाइडिक कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर। तो ये कार्बोहाइड्रेट का एक क्वेश्चन था। तो ये थे क्वेश्चन नंबर 25, ये थे क्वेश्चन सेक्शन ए के। चलिए अब हम एंटर करते हैं सेक्शन बी में। जैसे हम हमेशा देखते हैं कि सबसे पहले हम इंस्ट्रक्शन फॉलो करते हैं, तो पहले सेक्शन बी के इंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। इंस्ट्रक्शन क्या है? This section consists of 24 multiple choice question with overall choice of attempt any 20 questions। यानी यहां हमें 24 क्वेश्चन गिवन होंगे, उसमें से हमें 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। 20 से ज्यादा अटेम्प्ट किया तो फर्स्ट 20 क्वेश्चन ही आपके कंसीडर होंगे इवेल्युएशन में। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 26 से, जो सेक्शन बी का फर्स्ट क्वेश्चन है। इसमें हमें कुछ अल्कोहल गिवन है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, कुछ अल्कोहल गिवन है, और क्वेश्चन क्या है? अमॉन्ग द गिवन कंपाउंड द एलाइलिक अल्कोहल आर। एलाइलिक अल्कोहल इनमें से कौन सा होगा ये हमें बताना है। एलाइलिक अल्कोहल होता है जिसमें जो डबल बॉन्डेड कार्बन होते हैं, उस कार्बन का जो नेक्स्ट कार्बन है ये होता है एलाइलिक कार्बन, एलाइलिक। और इस कार्बन पर अगर OH है दैट इज एलाइलिक अल्कोहल। ऑप्शन फर्स्ट में डबल बॉन्ड ही नहीं, तो एलाइलिक अल्कोहल नहीं होगा। सेकंड में डबल बॉन्ड एंड ये बिल्कुल एडजेसेंट कार्बन पर OH दैट इज एलाइल अल्कोहल। ऑप्शन सी डबल बॉन्ड एलाइलिक कार्बन एंड OH दैट इज आल्सो एलाइलिक अल्कोहल। तो एलाइलिक अल्कोहल होंगे सेकंड एंड थर्ड, सेकंड एंड थर्ड ये हो जाएंगे एलाइलिक अल्कोहल। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट फॉर एलाइलिक अल्कोहल। क्वेश्चन 26, ये था क्वेश्चन 26। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन 27 अगेन ऑर्गेनिक का क्वेश्चन है, और इसमें हमें बताना है, इसमें हमें कहा गया है कंसीडर द फॉलोइंग कंपाउंड्स। हमें कुछ कंपाउंड गिवन है, और क्वेश्चन क्या है? द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ SN1। SN1 का इंक्रीजिंग ऑर्डर हमें बताना है। और दोस्तों जैसा हम जानते हैं SN1 की जो रिएक्टिविटी होती है ये कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। यानी हमें क्या करना है, हम इसमें से हैलोजन रिमूव करें और कार्बोकेटाइन बना देते हैं।
हेलोजन रिमूव करके कार्बोकेटाइन बना देते हैं, और जिसका कार्बोकेटाइन मैक्सिमम स्टेबल होगा, जिसका कार्बोकेटाइन मैक्सिमम स्टेबल, वो मैक्सिमम रिएक्टिव। तो यहां पर OCH3 का लगेगा प्लस M, और प्लस M कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को इंक्रीज करेगा। यहां पर ऐसा कोई ग्रुप है नहीं, और ये तो 2 डिग्री है जिसमें रेजोनेंस भी नहीं है, इसमें बेंजीन का रेजोनेंस है यहां पर। यानी जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर होगा वो होगा 1 2 3, मैक्सिमम 1 देन 2 और लीस्ट 3। तो रिएक्टिविटी का ऑर्डर भी ये होगा, सबसे ज्यादा रिएक्टिव फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर थर्ड। तो यहां पर अगर हम ऑप्शंस देखें, दैट इज ऑप्शन सी, फर्स्ट इज मैक्सिमम रिएक्टिव, देन सेकंड, एंड थर्ड इज लीस्ट रिएक्टिव। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 27, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, सेक्शन बी का है क्वेश्चन नंबर 28, एंड क्वेश्चन नंबर 28 इज which of the following option is correct for about DNA? DNA के लिए हमें करेक्ट स्टेटमेंट हमें बताना है। अब इसमें हमें नाइट्रोजन बेस गिवन है, और इन नाइट्रोजन बेस का कॉम्प्लीमेंट्री अपने को यहां देखना है। सबसे पहले हमें दिया है यूरेसिल, यूरेसिल तो डीएनए में होता ही नहीं, तो फर्स्ट ऑप्शन तो कट हो गया। सेकंड है एडेनिन एंड थायमिन, बिल्कुल सही है, एंड ग्वानिन एंड साइटोसिन, ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। एडेनिन जो होता है ये थायमिन के साथ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से कनेक्ट होगा, और ग्वानिन जो होता है ये साइटोसिन के साथ में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू कनेक्ट हो जाएगा। तो ये जो ऑप्शन बी है ये इसके लिए करेक्ट होगा। तो ये है क्वेश्चन नंबर 28। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, एंड क्वेश्चन नंबर 29 इज which of the following is the example of Wurtz-Fittig reaction? हमें Wurtz-Fittig रिएक्शन का एक एग्जाम्पल यहां सेट करना है, एग्जाम्पल बताना है। तो Wurtz-Fittig रिएक्शन में क्या होता है, एक हेलो एल्केन और दूसरा एराइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड रिएक्ट विद एल्काइल हैलाइड इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम। तो सेकेंड रिएक्शन में तो कॉपर है, ये तो होगा ही नहीं। सेकेंड रिएक्शन इज उल्मान रिएक्शन जिसमें कॉपर यूज होता है। फर्स्ट रिएक्शन में एल्काइल हैलाइड है, दैट इज वुड्स रिएक्शन, एंड थर्ड ऑप्शन एराइल हैलाइड एंड एल्काइल हैलाइड दोनों इन्वॉल्व हैं, और दोनों का इन्वॉल्वमेंट जरूरी है किसके लिए, वुड्स-फिटिग रिएक्शन के लिए। तो दैट इज आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी फॉर क्वेश्चन नंबर 29। तो ये था वुड्स-फिटिग रिएक्शन का एक क्वेश्चन 29 क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 30। चलिए तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 30। और क्वेश्चन नंबर 30 में क्या है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेबल डायमेंशंस एंड एंगल ऑफ वेरियस क्रिस्टल आर गिवन, कंप्लीट द टेबल बाय फिलिंग द ब्लैंक्स। तो हमें एक टेबल गिवन है और इस टेबल में कुछ फिलअप्स हमें गिवन है, और इन फिलअप में करेक्ट ऑप्शन जो है ये अपने को चूज करना है कि क्या आएगा इसके अंदर करेक्ट ऑप्शन। तो यहां पर अगर हम देखें, सबसे पहले टेट्रागोनल। अब टेट्रागोनल के लिए हमें एक्सियल एंगल गिवन है, एक्सियल एंगल ए इक्वल्स टू अल्फा बीटा गामा, तीनों 90 डिग्री होते हैं, ये तो ठीक है। लेकिन यहां पर एक्सियल डिस्टेंस जो है ABC, ये यहां पर मिसिंग है। तो जैसा हम जानते हैं टेट्रागोनल के अंदर ये जो A और B होते हैं ये तो सेम होते हैं, लेकिन C डिफरेंट होता है। यानी टेट्रागोनल में यहां फिलअप में क्या आएगा, A इक्वल्स टू B नॉट इक्वल्स टू C। तो ये आ जाएगा टेट्रागोनल में। इसके बाद सेकंड मोनोक्लिनिक, और जैसा हम जानते हैं मोनोक्लिनिक में ABC तीनों अनइक्वल होते हैं, ये तो हमें गिवन है, लेकिन इस बार एक्सियल एंगल जो है ये मिसिंग है। और एक्सियल एंगल अगर हम देखें, अगर मोनोक्लिनिक के लिए एक्सियल एंगल देखें तो जैसा हम जानते हैं अल्फा एंड गामा ये तो सेम होते हैं और ये होते हैं 90 डिग्री, और बीटा जो होता है बीटा नॉट इक्वल्स टू 90 डिग्री, बीटा जो होता है ये नॉट इक्वल्स टू 90 डिग्री होगा। तो हमने फिलअप सेकंड फिलअप भी कंप्लीट कर लिया है। अब हमें थर्ड फिलअप करना है, दैट इज हेक्सागोनल। और हेक्सागोनल के लिए हमें क्या गिवन है, एक्सियल डिस्टेंस A is equals to B but not equals to C।
लेकिन हमें यहां पर मिसिंग है एक्सियल एंगल। और एक्सियल एंगल अगर हम बात करें तो यहां अल्फा एंड बीटा ये तो सेम होते हैं 90 डिग्री के, और गामा जो होता है ये होता है यहां पर 120 डिग्री। अब इनको हमें मैच करना है ऑप्शंस में। अगर हम इन तीनों फिलअप को मैच करते हैं अपने ऑप्शंस में तो हमें मिलेगा आंसर आंसर ए। आंसर ए इज ट्रू फॉर दीज थ्री फिलअप्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा आंसर इसका ए, क्वेश्चन नंबर 30 ऑफ सेक्शन बी। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन 31 सॉलिड स्टेट का। अगेन ये क्वेश्चन सॉलिड स्टेट का है और इसमें है द सॉल्युबिलिटी ऑफ, सॉरी ये सॉल्यूशन चैप्टर का क्वेश्चन है, द सॉल्युबिलिटी ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड डॉट 8H2O। इसमें हमें सॉल्युबिलिटी गिवन है ग्राम में, ग्राम पर 100 ग्राम, तो 5.6 ग्राम पर 100 ग्राम वाटर एट 288 केल्विन टेम्परेचर। द molality of hydroxide ion in the saturated solution of barium hydroxide dot 8H2O at that temperature will be। हमें यहां पर मोलेलिटी बतानी है लेकिन पूरे कंपाउंड की नहीं, हाइड्रोक्साइड आयन की। और अगर हम देखें, अगर हम मोलेलिटी पहले हम कंपाउंड की निकाल लेते हैं, पहले हम देख लेते हैं मोलेलिटी ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड डॉट 8H2O। अगर हम इसकी मोलेलिटी देखें तो इसकी मोलेलिटी क्या होगी, गिवन वेट 56, 5.6 है बट हमने 56 क्यों किया है, क्योंकि गिवन वेट हम ले रहे हैं 1000 ग्राम वाटर के ऊपर, 1000 ग्राम अपॉन मोलिकुलर मास ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड डॉट 8H2O, और इसका जो मोलिकुलर मास आएगा दैट इज 315, और हम 1000 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे जिससे मोलेलिटी आ जाएगी। तो यहां से जो मोलेलिटी आएगी, ये मोलेलिटी जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये मोलेलिटी हमारी आ जाएगी 0.178, 0.178 ये मोलेलिटी यहां पर आ गई। लेकिन यहां मोलेलिटी हमें किसकी बतानी है, हमें मोलेलिटी बतानी है बेरियम, इसमें OH माइनस की। तो यहां पर अगर हम देखें बेरियम हाइड्रोक्साइड जो होगा ये डिवाइडेड होगा बेरियम +2 + 2OH माइनस। अगर इसकी मोलेलिटी m है तो यहां पर मोलेलिटी होगी 2m, यानी मोलेलिटी ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन विल बी 2 into 0.178, दैट मीन्स 0.356। ये इसकी मोलेलिटी हो जाएगी। तो जो आंसर होगा वो आंसर होगा ऑप्शन ए 0.356। तो पहले हमने मोलेलिटी पूरे बेरियम हाइड्रोक्साइड की निकाल ली और उसके बाद हमने यहां पर हाइड्रोक्साइड आयन की मोलेलिटी कैलकुलेट कर ली। तो ये था क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन 31 मोलेलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन 32, an element with density of 2.8 gram per centimeter cube forms an FCC unit cell with edge length of 4 into 10 to the power -8 centimeter. Then the molar mass of element is, molar mass missing है यहाँ पर, density given है, solid state का इक्वेशन है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, और जो फॉर्मूला हम यूज करते हैं यहाँ पर, जो फॉर्मूला यूज करेंगे दैट इज density equals to Z into M upon A cube into N naught, या Na भी लिख सकते हैं इसको, एवोगैड्रो नंबर Na। यहां पर जो वैल्यू पुट करेंगे हम, तो वैल्यू पुट करेंगे 2.8, Z की वैल्यू होगी यहां पर 4, FCC में जो पर यूनिट सेल जो एटम्स हैं ये हैं 4, और इनटू मोलर मास अपने को फाइंड आउट करना है, मोलर मास अपॉन A क्यूब 4 into 10 to the power -8 क्यूब इंटू Na की वैल्यू हम रख देंगे। जब हम इस पूरे वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, इसकी कैलकुलेशन जब हम करेंगे तो हम देखेंगे कि मोलर मास अप्रोक्स 27 आ जाएगा, मोलर मास अप्रोक्स 27, और ये आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। ये एग्जैक्ट वैल्यू 26 पॉइंट समथिंग आएगी जो हम 27 मान सकते हैं, तो आंसर हो जाएगा 27। तो ये था क्वेश्चन नंबर 32 जिसमें हमें डेंसिटी फाइंड आउट करनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, विच ऑफ द फॉलोइंग इज
नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटर हैलोजन कंपाउंड। तो यहां पर हम क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहे हैं, जो बुक सॉल्व कर रहे हैं वो भी थोड़ा ध्यान रखें, इसमें थोड़ा सा आप मॉडिफाई कर लें कि हम इसमें नोट वर्ड को रिमूव कर रहे हैं, नोट वर्ड को हम यहां रिमूव कर रहे हैं। देन क्वेश्चन क्या हो जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटर हैलोजन कंपाउंड। तो इंटर हैलोजन कंपाउंड दे आर आयनिक इन नेचर, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। दीज आर कोवेलेंट इन नेचर। नेक्स्ट, दे आर हाईली स्टेबल, नो दे आर लेस स्टेबल, दे आर लेस स्टेबल। हालांकि ये एक्सप्लोजिव नहीं होते हैं लेकिन इनकी स्टेबिलिटी कम होती है। दे आर मोर रिएक्टिव देन हैलोजेंस, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। इनकी जो रिएक्टिविटी होती है ये रिएक्टिविटी हैलोजन से ज्यादा होती है, रिएक्टिविटी इनकी हैलोजन से ज्यादा होती है क्योंकि स्टेबिलिटी इनकी कम होती है। ठीक है, तो यहां पर जो आंसर होगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इंटर हैलोजन कंपाउंड्स के कैरेक्टरिस्टिक्स को लेकर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 33। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन 34 में क्या है, द पार्शियल प्रेशर ऑफ इथेन ओवर ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन containing 6.56 into 10 to the power minus 3 ग्राम ऑफ इथेन इज 1 बार। हमें यहां पर प्रेशर दे रखा है 1 बार। इफ द सॉल्यूशन वर द कंटेंट 5.0 into 10 to the power minus 2 ग्राम ऑफ इथेन, देन व्हाट विल बी द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। तो अगर हम जो मास है गैस का वो चेंज कर दे तो प्रेशर कैसे चेंज होता है। तो जैसा हम जानते हैं प्रेशर जो होता है, प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन, यानी हम ये कह सकते हैं मोल फ्रैक्शन के प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और यहां पर जो इथेन ही कॉमन है तो यहां पर प्रेशर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास भी हो जाएगा। प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। तो यहां पर हम देखें प्रेशर जो है, जो प्रेशर यहां पर हो जाएगा P1 अपॉन P2 इक्वल्स टू M1 अपॉन M2। P1 जो यहां पर अपने को गिवन है दैट इज 1, P2 हमें कैलकुलेट करना है, M1 जो हमें गिवन है दैट इज 6.656 into 10 to the power minus 3 and M2 is given in 5.0 into 10 to the power minus 2। तो यहां से जब हम P2 को कैलकुलेट करेंगे, यहां से जब हम प्रेशर को कैलकुलेट करेंगे तो जो प्रेशर हमारा आएगा ये प्रेशर आएगा 7.62 into 10 to the power minus 7.62 बार। ये आ जाएगा हमारा आंसर जब हम इसको यहां से कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो ये आंसर था क्वेश्चन नंबर 34 का, पार्शियल प्रेशर जो कि मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगा अगर मॉलिक्यूलर मास सेम है। दोनों में इथेन है मतलब मॉलिक्यूलर मास सेम है, मॉलिक्यूलर मास सेम है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। ये था क्वेश्चन नंबर 34। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 35 और ये पी ब्लॉक का क्वेश्चन है। द स्पीसीज हैव बॉन्ड एंगल ऑफ 120 डिग्री। हमें यहां पर नाइट्रोजन फैमिली के इसके अलावा एक कंपाउंड ऐसा भी है, नाइट्रोजन फैमिली के 2 कंपाउंड है, एक इंटरहैलोजन कंपाउंड और एक बोरोन का कंपाउंड। इसमें से 120 एंगल आपको फाइंड आउट करना है, 120 एंगल किसमें होगा। तो यहां पर हम देखें PH3, इसमें तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, NCl3, इन दोनों में sp3 होता है और दोनों में बॉन्ड एंगल जो होता है वो अप्रोक्स 107 के आसपास होगा, 107 यानी लेस देन 109। तो लेस देन 109 ये तो 120 हमें बताना है। BCl3 sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा और sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा तो बॉन्ड एंगल यहां पर एग्जैक्टली 120 हो जाएगा, जो ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर होगी। ClF3 का हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3d और sp3d में यहां पर इसकी जो होगी वो टी शेप होगा और टी शेप में 120 एंगल नहीं मिलेगा, 90 डिग्री एंगल मिलेगा। तो ये हो जाएगा आंसर डी BCl3 जिसमें हमें एंगल बताना था। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, अगेन एक पी ब्लॉक का क्वेश्चन है। पहले देखते हैं क्वेश्चन क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट। हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट इसके अंदर बताना है।
सल्फर शो मैक्सिमम कोवेलेंसी ऑफ 4। ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है क्योंकि सल्फर की मैक्सिमम जो होती है वो कोवेलेंसी 6 होती है। सल्फर SF6, इसका एक एग्जांपल भी हम देख सकते हैं, SF6। यानी स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट है, लेकिन अपने को तो इनकरेक्ट ही बताना है, यानी एक आंसर तो हमारा ए हो गया। ओजोन कैन बी इजीली डिटेक्टेड बाय मर्करी, ये बिल्कुल सही है, ओजोन के डिटेक्शन में मर्करी को यूज करते हैं। बोथ सल्फ्यूरस एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड आर डायबेसिक इन नेचर, बिल्कुल सही है। सल्फ्यूरस एसिड जो होता है दैट इज, ये है सल्फ्यूरिक एसिड, और सल्फ्यूरस एसिड की बात करें तो ये हो जाएगा सल्फ्यूरस एसिड। सल्फ्यूरस सल्फ्यूरिक दोनों ही डाइबेसिक है, बोथ आर डाइबेसिक, सल्फ्यूरस सल्फ्यूरिक। यानी ये स्टेटमेंट जो है ये करेक्ट है, ये भी करेक्ट, लेकिन अपने को तो इनकरेक्ट बताना था। इनकरेक्ट स्टेटमेंट है ऑप्शन ए, सल्फर शो मैक्सिमम कोवेलेंसी 4। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन 37, द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग हेक्सागोनल HCP, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के लिए हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। फर्स्ट ऑप्शन, द एटम ऑक्यूपाइज 74% ऑफ द अवेलेबल स्पेस, बिल्कुल सही है, क्योंकि जो यहां पर हम देखें इसकी जो पैकिंग एफिशिएंसी होती है ये 74% ही होती है। इट इज AB टाइप पैकिंग इन विच थर्ड लेयर इज एलिग्ड विद फर्स्ट लेयर, बिल्कुल सही है, AB टाइप में होगा, थर्ड लेयर फर्स्ट लेयर की कॉपी होगी एक तरह से, उसी को रिपीट करेंगे। सेकंड स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। थर्ड स्टेटमेंट, बेरिलियम, मैग्नीशियम, मोलिब्डेनम एटसेट्रा आर फाउंड टू हैव HCP स्ट्रक्चर, बिल्कुल सही है, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। ऑप्शन डी, कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है क्योंकि यहां कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 12। तो ये जो क्वेश्चन 37 क्वेश्चन, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा दैट इज कोऑर्डिनेशन। ये यहां पर हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है, इनकरेक्ट, और फोर्थ ऑप्शन इज इनकरेक्ट, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 37। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन 38, अगेन पी ब्लॉक का एक क्वेश्चन है, नोबल गैस से रिलेटेड क्वेश्चन। नोबल गैसेस डू नॉट रिएक्ट विद अदर एलिमेंट्स बिकॉज, क्यों ये अदर एलिमेंट से रिएक्शन नहीं करते, ये हमें बताना है। तो इसमें बता रखा है दे आर मोनोएटोमिक, बिल्कुल मोनोएटोमिक होते हैं, लेकिन ये रिएक्शन नहीं करने का कोई रीजन नहीं है। दे आर फाउंड इन एबंडेंस, नहीं, ये तो वैसे ही इनकी जो एबंडेंस है वो बहुत कम होती है, ये भी रीजन नहीं है। द साइज ऑफ दियर एटम इज वेरी स्मॉल, एटम्स की साइज स्मॉल होती है, बट ये रीजन नहीं है। नेक्स्ट, दे आर कंप्लीटली पेयर्ड अप एंड हैव स्टेबल इलेक्ट्रॉन शेल, ये एक रीजन है कि ये स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाले होते हैं जिससे ये रिएक्शन नहीं करते हैं। तो करेक्ट आंसर जो है वो जाएगा कंप्लीट, इसमें यह हो जाएगा कंप्लीट ऑक्टेट, या कहें कंप्लीट पेयर्ड अप एंड दे हैव स्टेबल इलेक्ट्रॉन सेल या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो ये था क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 38। नाउ क्वेश्चन 39, अगेन पी ब्लॉक का एक क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में कहा गया है व्हेन Cl2 गैस रिएक्ट विद हॉट एंड कंसंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड, जब हॉट एंड कंसंट्रेट सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करेंगे देन द सॉल्यूशन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन चेंज फ्रॉम, क्या होगा इसमें। तो जब Cl2 की रिएक्शन हम NaOH से कराते हैं, लेकिन ये हॉट एंड कॉन्सेंट्रेट ले रखा है, हॉट एंड कॉन्सेंट्रेट, तो यहां पर जो प्रोडक्ट मिलेंगे दैट इज HCl प्लस Na, यहां पर हो जाएगा NaOCl, NaOCl, ठीक है, NaCl, वेट, तो यहां पर जो प्रोडक्ट बनता है ये बनता है NaClO3, NaClO3। तो यहां पर जो ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होगा वो चेंज क्या होगा, ये यहां पर 0 है, HCl में -1 है, और यहां पर जो ऑक्सीडेशन नंबर है दैट इज +5। तो जो चेंज होगा 0 to -1 एंड 0 to +5, ये चेंज हो जाएगा यहां पर। अगर ये डाइल्यूट होता और कोल्ड होता तो NaClO बनता, जिसमें ऑक्सीडेशन जो होता है इसका
वो NaClO के अंदर +1 हो जाता। तो यहां पर ये क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 35, दैट इज क्वेश्चन 35 और सॉरी क्वेश्चन नंबर 39। चलिए अब हम एंटर करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, दैट इज क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन 40, कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन। एक रिएक्शन हमें गिवन है कि क्लोरोबेंजीन की मैग्नीशियम के साथ में रिएक्शन करा रखी है और उसके ये ड्राई ईथर की प्रेजेंस में जो भी इससे प्रोडक्ट बनेगा इसकी रिएक्शन इथेनॉल से कराएंगे और फिर फाइनल प्रोडक्ट बना लेंगे। चलिए रिएक्शन ही करा लेते हैं हम। क्लोरोबेंजीन, अगर हम क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन मैग्नीशियम से कराते हैं और ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, तो यहां ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन जाएगा कुछ इस तरह से, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ये तो बन जाएगा ए। और फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड की रिएक्शन जब हम कराते हैं इथेनॉल के साथ कोई भी प्रोटॉन डोनेटिंग स्पीसीज से, तो यहां पर ये जो प्रोटॉन होगा ये MgBr को रिप्लेस करके यहां पर इसको बेंजीन में कन्वर्ट कर देगा। तो जो आंसर होंगे ये आंसर होंगे ए इज फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड एंड बी इज बेंजीन। ए इज फिनाइल मैग्नीशियम, वेट यहां पर क्लोरीन है तो क्लोरीन आएगा यहां पर Cl क्लोराइड, क्लोरीन है इसलिए क्लोराइड, फिनाइल मैग्नीशियम क्लोराइड एंड बी इज बेंजीन। ये हमारा आंसर हो जाएगा इसके अंदर। तो क्वेश्चन था, इसका आंसर था सेकंड। तो ये था क्वेश्चन नंबर 40। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 41। अगेन ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एल्कोहल चैप्टर का एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन है इंडिकेट विच सेट ऑफ रिएजेंट amongst the following is ideal to be used to convert propene into 1-propanol by oxidation। तो यहां पर अगर हम देखें कि वन प्रोपीन, या ये कहें यहां पर हम प्रोपीन ले लेते हैं पहले। अब इनकी रिएक्शन अगर हम कराते हैं, अगर हम KMnO4 ले लेते हैं, एल्कलाइन KMnO4, अगर डाइल्यूट लेंगे तो यहां पर ग्लाइकोल बन जाएगा, प्रोपाइलिन ग्लाइकोल। अगर कॉन्सेंट्रेटेड लेंगे तो यहां पर एथेनोइक एसिड और यहां पर CO2 बन जाएगा। इसलिए KMnO4 को तो हम नहीं लेंगे। यहां पर बी ऑप्शन है ओस्मियम टेट्रा ऑक्साइड, और ओस्मियम टेट्रा ऑक्साइड भी प्रोपाइलिन ग्लाइकोल प्रोड्यूस करेगा। ओजोन और जेडल लेंगे तो ये एल्डिहाइड बन जाएगा, एसिटाल्डिहाइड एंड फॉर्मेल्डिहाइड। लेकिन अगर हम B2H6 और H2O2 लेंगे तो यहां पर B2H6 एंड H2O2 इन एल्कलाइन मीडियम, तो यहां पर अल्कोहल बनेगा। ओवरऑल एडिशन इज अकॉर्डिंग टू एंटी-मार्कोनिकोव रूल, और ये 1-प्रोपेनॉल बन जाएगा। तो करेक्ट आंसर जो होगा हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन इस रिएक्शन का नाम होगा, B2H6 एंड H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42। अगेन ये ऑर्गेनिक का क्वेश्चन है और इसमें ग्लूकोज की रिएक्शन करा रखी है। ग्लूकोज की रिएक्शन HI के साथ हीट कर रखा है, और ग्लूकोज की रिएक्शन जब HI के साथ कराते हैं तो यहां पर ये N-हेक्सेन बनता है। और ये हम जानते हैं इस रिएक्शन से ये भी इंडिकेशन है कि इस रिएक्शन से ये भी पता चलता है कि ग्लूकोज के अंदर यहां पर हम देखें कि 6 जो कार्बन होते हैं वो स्ट्रेट चेन में होते हैं। Br2 एंड वाटर, ब्रोमीन वाटर, तो ब्रोमीन वाटर जो है माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है, ये इस एल्डिहाइड ग्रुप को जो कि ग्लूकोज के अंदर होता है एल्डिहाइड ग्रुप, इस एल्डिहाइड ग्रुप को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देगा, यानी ग्लूकोनिक एसिड में कन्वर्ट कर देगा। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है इसलिए ये 1 डिग्री अल्कोहल पर कोई इफेक्ट नहीं डालेंगे। तो यहां पर जो आंसर होगा दैट इज N-हेक्सेन एंड ग्लूकोनिक एसिड, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो ये था क्वेश्चन नंबर 42। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, that is question number 43. Reaction of phenol with chloroform in the presence of dilute sodium hydroxide finally introduce which one of the following functional group। तो हम अगर इसकी रिएक्शन देखें, इसकी रिएक्शन क्या होगी, अगर हम फिनोल की रिएक्शन कराते हैं और ये रिएक्शन NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड क्लोरोफॉर्म,
रिएक्शन का नाम होगा रिमर टीमन रिएक्शन, और इस रिमर टीमन रिएक्शन का जो फाइनल प्रोडक्ट होगा, ये फाइनल प्रोडक्ट होगा सैलिसिलैल्डिहाइड। फाइनल प्रोडक्ट इज सैलिसिलैल्डिहाइड। और जैसा हम जानते हैं यहां पर OH ग्रुप तो ऑलरेडी था, इंट्रोड्यूस कौन हुआ है? एल्डिहाइड ग्रुप। तो आंसर हो जाएगा डी, इंट्रोड्यूस ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप। OH ग्रुप तो पहले से था ही यहां पर, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन 43। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44। सबसे पहले देखते हैं क्या है क्वेश्चन 44। Which of the following statement is not true for halogens? हेलोजन के लिए इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमें बताना है। ऑप्शन ए, एक्सेप्ट फ्लोरीन ऑल हेलोजन शो नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, क्योंकि फ्लोरीन जो होते हैं, फ्लोरीन ये तो खुद फ्लोरीन ही जो है वो नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। ऑल हेलोजन शो नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। हाँ, अगर ये ऐसा होता एक्सेप्ट फ्लोरीन ऑल हेलोजन शो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाता, बट अभी ये स्टेटमेंट नॉट ट्रू है। ऑल आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बिल्कुल सही है, हेलोजन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। ऑल फॉर मोनोबेसिक ऑक्सी एसिड बिल्कुल सही है, जितने भी इनके ऑक्सी एसिड बनते हैं सारे मोनोबेसिक हैं, सब में केवल एक ही OH ग्रुप होगा। क्लोरीन हैज द हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। क्लोरीन की जो पूरी पीरियोडिक टेबल में हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, मींस आंसर ए हो जाएगा। हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना था और फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, तो आंसर विल बी ऑप्शन ए। तो ये था क्वेश्चन नंबर 44। चलिए अब आते हैं 45 पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 टू 49। इसके लिए हमें कुछ इंस्ट्रक्शंस गिवन है। क्या है ये इंस्ट्रक्शन? क्वेश्चन नंबर 45 टू 49। फॉर गिवन क्वेश्चंस, टू स्टेटमेंट्स आर गिवन, one labeled assertion and the other labeled as reason R. Select the correct answer to these questions from the code ABCD. अब ये कोड हमें गिवन है, जो A कोड है ये कब यूज होगा? Both A and R are true. Both assertion and reason are true, but R is the correct explanation of assertion. Second statement दोनों true होंगे, but R is not the correct explanation of A. And third one is A is true but R is false, and fourth one is A is false but R is true. तो ये जो अगले क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन जो 5 क्वेश्चंस हैं, इनमें हमें इन डायरेक्शंस का यूज करना है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें ये सॉलिड स्टेट का क्वेश्चन है। फर्स्ट assertion, quartz glass is crystalline solid and quartz is an amorphous solid. ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, बिल्कुल इनकरेक्ट है। इसको वाइस वर्सा कर दीजिए तो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यानी क्वार्ट्ज ग्लास इज एमोर्फस सॉलिड एंड क्वार्ट्ज इज क्रिस्टलाइन सॉलिड। यानी इसका मतलब ये हो गया, जब असर्शन ही गलत हो गया तो हमारा आंसर ऑटोमेटिकली डी हो जाएगा। रीजन भी देख ले, क्वार्ट्ज ग्लास है लॉन्ग रेंज ऑर्डर नहीं, ये क्वार्ट्ज ग्लास जो होते हैं बिल्कुल सही है, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। लेकिन यहां पर तो असर्शन करेक्ट और असर्शन फॉल्स एंड रीजन ट्रू होंगे, तो आंसर हो जाएगा डी। तो यहां आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 46। assertion, the preservation of meat by salting protects them from bacterial action। बिल्कुल सही है। जो मीट है, जो फूड पार्टिकल्स है मीट है, इनको प्रिजर्व करने के लिए उनको सॉल्ट से प्रिजर्व कर देते हैं, शुगर एंड सॉल्ट जो होते हैं। बैक्टीरिया ऑन सॉल्टेड फ्रूट लॉस ऑफ वाटर थ्रू ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस की वजह से क्या होगा? बैक्टीरिया से वाटर का लॉस हो जाएगा और बैक्टीरिया वहीं किल हो जाएंगे, उनकी ग्रोथ नहीं हो पाएगी। तो इस तरह से प्रिजर्वेशन हो जाएगा। यानी स्टेटमेंट भी करेक्ट है और इसका रीजन भी करेक्ट, और दोनों रीजन जो है इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। यानी ओवरऑल जो होगा ये आंसर हो जाएगा ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 47। क्या है क्वेश्चन 47? पहले असर्शन देखें। एसिडिक कैरेक्टर ऑफ ग्रुप 16th हाइड्राइड डिक्रीज फ्रॉम H2O to H2Te।
तो अगर हम 16th ग्रुप के हाइड्राइड अगर हम देखें तो यहां पर ये कुछ इस तरह से हो जाएंगे। ये हो गए 16th ग्रुप के हाइड्राइड। जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो एसिडिक कैरेक्टर जो होते हैं, एसिडिक नेचर, ये इंक्रीज होती है एसिडिक नेचर। और स्टेटमेंट क्या है? एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीजेस, इसका मतलब ये तो इनकरेक्ट है। और जब स्टेटमेंट ही इनकरेक्ट हो जाए तो फाइनली अपना आंसर डी आ जाता है। एक बार इसका रीजन भी देख लेते हैं कि रीजन ट्रू है कि फॉल्स। थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, बिल्कुल सही है। थर्मल स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप हमेशा डिक्रीज होती है हाइड्राइड्स की, चाहे वो किसी भी ग्रुप के हाइड्राइड हो। यानी कि रीजन ट्रू है, असर्शन फॉल्स है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। assertion is true, sorry, assertion is false and reason is true. Now question number 48. Assertion is picric acid is a strong acid than phenol in spite of the absence of carboxylic group. तो यहां पर हम देखें जो पिक्रिक एसिड होता है इसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप नहीं होता और ये होता है 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, और इसको हम कंपेयर कर रहे हैं फिनोल के साथ। एसिडिक नेचर जो होगी वो पिक्रिक एसिड की ज्यादा होगी। इवन यहां पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप नहीं है लेकिन फिर भी इसकी एसिडिक नेचर ज्यादा है। रीजन ये क्या है? अच्छा, ये क्या होगा कि इसमें जब हाइड्रोजन रिलीज होता है तो जो नेगेटिव बनते हैं फिनॉक्साइड, NO2 का -M इफेक्ट इसको स्टेबल कर देता है। और अगर जिसका नेगेटिव आयन स्टेबल हो जाए तो हम समझ जाएंगे कि उसमें एसिडिक नेचर ज्यादा है। तो रीजन है द 3NO2 ग्रुप इन पिक्रिक एसिड एक्टिवेट द फिनोलेट आयन, बिल्कुल सही है। एसेशन भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है, एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, लास्ट क्वेश्चन है सेक्शन बी का। Assertion fluorine atom has less negative electron affinity than chlorine atom, बिल्कुल सही है। फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है ये क्लोरीन से कम होती है। रीजन, additional electron are repelled more effectively by 2p electrons in fluorine than the 3p electron in chlorine. फ्लोरीन की साइज ज्यादा स्मॉल होने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में इलेक्ट्रॉन आता है वो जो पहले से इलेक्ट्रॉन है उनसे रिपेल होता है, इस वजह से उसकी एफिनिटी क्लोरीन से कम हो जाएगी। तो इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा ए। बोथ assertion and reason are true and reason is correct explanation of assertion. तो ये था सेक्शन बी और ये थे सेक्शन बी के क्वेश्चंस। चलिए अब हम डिस्कस करेंगे सेक्शन सी। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं सेक्शन सी। सबसे पहले सेक्शन सी के इंस्ट्रक्शंस देख लेते हैं। और इंस्ट्रक्शंस क्या हैं? दिस सेक्शन कंसिस्ट ऑफ 6 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, 6 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस विद ओवरऑल चॉइस टू अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चंस। तो इसमें आपको 6 क्वेश्चंस होंगे और उसमें से 5 अटेम्प्ट करने हैं। अगर आपने 6 अटेम्प्ट कर लिए तो फर्स्ट 5 ही काउंट होंगे इसके अंदर इवेल्युएशन में। चलिए स्टार्ट करते हैं सेक्शन सी को, और इसका है क्वेश्चन 50। कंप्लीट द फॉलोइंग एनालॉजी। इसमें हमें कुछ एनालॉजी गिवन है। पॉइंट डिफेक्ट दैट डू नॉट डिस्टर्ब द रेशियो बिटवीन द कैटायन एंड एनायन इन ए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो यहां पर हम देखें जो अफेक्ट नहीं करते स्टोइकोमेट्री को, इनको हम बोलते हैं स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट। और ये जो है ये इंट्रिंसिक एंड थर्मोडायनेमिक इफेक्ट दोनों कैटेगरी में आते हैं। इंट्रिंसिक एंड थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट बोथ आर स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट, तो ये स्टोइकोमेट्री को अफेक्ट नहीं करते हैं। नेक्स्ट है पॉइंट डिफेक्ट दैट लीड टू चेंज इन द कंपोजिशन ऑफ सॉलिड, और जो कंपोजिशन को चेंज कर दे पॉइंट डिफेक्ट वो होते हैं नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट। तो यहां पर जो हमारा आंसर आएगा इंट्रिंसिक डिफेक्ट एंड नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट, ये हो जाएगा हमारा आंसर ए। द करेक्ट एनालॉजी इज जो डिफेक्ट को जो अफेक्ट ना करे वो इंट्रिंसिक, और जो अफेक्ट करे दैट इज नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट। नेक्स्ट दैट इज क्वेश्चन नंबर 51।
अगेन ये जो क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एनालॉगीज इज करेक्ट, एनालॉगी का एक क्वेश्चन है और इसमें हमें एनालॉगी गिवन है। चलिए पहले ऑप्शन ए में देखते हैं, हीलियम यूज्ड इन डाइविंग एपरेटस, बिल्कुल सही है। हीलियम को डाइल्यूट करके यूज करते हैं, जो डाई लगाते हैं स्क्यूबा डाइवर जो होते हैं, जिससे क्या होता है, हीलियम जो होता है ये ब्लड में डिसॉल्व नहीं होता, और ब्लड में डिसॉल्व नहीं होता तो ऐसे में जो बेंड्स आ जाते हैं, जब स्क्यूबा डाइवर्स वापस सरफेस पर आते हैं तो वो बेंड्स जो होते हैं वो नहीं आते हैं इससे। रेडियो एक्टिव है रेडॉन, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है रेडॉन, बिल्कुल सही है। यानी फर्स्ट एनालॉगी इज करेक्ट, फर्स्ट तो करेक्ट है। अब जरा सेकंड को भी देख लेते हैं, XeF4 स्क्वायर प्लेनर, बिल्कुल सही है। XeF4 जो होता है वो स्क्वायर प्लेनर ही होता है। XeF4 जो होता है, यहां पर अगर हम देखें तो इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन होता है XeF4 का, ये हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3d2, और यहां दो लोन पेयर जो होते हैं ये इस तरह, तो ये शेप जो बन जाती है दैट इज स्क्वायर प्लेनर XeF4। लेकिन XeF6 जो होता है वो तो ऑक्टाहेड्रल होता है, ये स्क्वायर प्लेनर नहीं होगा, यानी सेकंड एनालॉगी हाफ इनकरेक्ट हो गई। नेक्स्ट नियोन जो होता है ये हीलियम 2s2 2p6, बिल्कुल सही है, बट ऑक्सीजन थर्ड पीरियड में नहीं आता, ऑक्सीजन तो सेकंड पीरियड में आता है, तो ये एनालॉगी इनकरेक्ट है। तो करेक्ट एनालॉगी जो होगी वो होगी ऑप्शन ए, हीलियम यूज्ड इन डाइविंग एपरेटस एंड रेडॉन इज रेडियो एक्टिव एलिमेंट। ये था क्वेश्चन नंबर 51। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52, बायोमोलिक्यूल का एक क्वेश्चन है। इसमें हमें बायोमोलिक्यूल में कुछ इसेंशियल एमाइनो एसिड्स गिवन है, इसेंशियल नॉन इसेंशियल दोनों ही हैं। हिस्टिडीन इसेंशियल है एंड प्रोलीन एंड सिस्टीन दीज आर नॉन इसेंशियल एमाइनो एसिड्स। इनकी स्ट्रक्चर कंपेयर करनी है, एक कॉलम मैच करना है इनको स्ट्रक्चर के साथ में। तो जैसा हम जानते हैं सिस्टीन सल्फर वाला होता है, तो सिस्टीन तो मैच करेगा ए, थर्ड मैच्ड विद सी, एंड हिस्टिडीन, हिस्टिडीन की जो स्ट्रक्चर होती है वो कुछ इस तरह से होती है, और प्रोलीन की स्ट्रक्चर जो होती है वो इस तरह से। तो ये हमें स्ट्रक्चर डायरेक्टली रिमेंबर, डायरेक्ट लर्न करनी है, इसका कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, तो डायरेक्ट हमें स्ट्रक्चर याद रखनी है। तो फर्स्ट मैच विद बी, सेकंड मैच विद ए एंड थर्ड विद मैच विद सी, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बी विद फर्स्ट, ए विद 2 एंड सी विद 3। ये था क्वेश्चन नंबर 52। नेक्स्ट इसके बाद जो क्वेश्चन है 53, 54 एंड 55, ये क्वेश्चन जो है ये रिलेटेड है केस स्टडी से। देखें क्या है केस, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस 53 टू 55। अब हमें इसमें आंसर देने हैं, तो पहले हम इसमें देख लेते हैं क्वेश्चन 53 से 50, पहले रीड कर लेते हैं इसको। हेलोजन बीइंग अमंग द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट have great tendency to form various derivative of organic compounds. These derivatives are of great importance in day-to-day applications, in synthesis of other useful compound, in chemical research, etc. They can be synthesized in laboratories and are also found in nature. These compounds persist in the environment due to their resistance to breakdown by soil bacteria. They have great importance in medicine as well as in healthcare. Example, chloroquine is used in treatment of malaria, and haloethane is used as anesthetic in surgery में anesthesia में यूज करते हैं। The replacement of hydrogen atom from a hydrocarbon, aliphatic or aromatic, by halogen atom, that is fluorine, chlorine, bromine and iodine, result in the formation of alkyl halide, haloalkane और aryl halide, haloarine respectively. इसके बाद नेक्स्ट है जो haloarine contain halogen atoms attached to sp2 hybridized carbon atom of an aryl group, and
Haloarine can be prepared by electrophilic substitution of aromatic hydrocarbon, that is benzene, from diazonium salt, etc. Resonance effect. Haloarines show nucleophilic substitution reaction, but under very drastic condition. This is due to resonance effect, difference in hybridization of carbon atom in carbon halogen bond, instability of phenyl cation, and repulsion between the electron rich attacking nucleophile and the electron rich arene. बेंजीन भी न्यूक्लियोफाइल, आने वाला भी न्यूक्लियोफाइल, इनमें रिपल्शन भी होगा। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इतना इजीली नहीं हो पाएगा जितना इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाता है। ये सब इसमें बताया है। ये तो है केस स्टडी। अब हम देखते हैं इसके क्वेश्चंस। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 53, और क्वेश्चन 53 क्या है? अमॉन्ग द फॉलोइंग विच वन हैज द वीकेस्ट कार्बन हेलोजन बॉन्ड? इनमें से कार्बन हेलोजन बॉन्ड वीकेस्ट कौन होगा? तो यहां पर अगर हम देखें बेंजाइल ब्रोमाइड जो होगा ये होगा बेंजाइल ब्रोमाइड। नेक्स्ट वन इज ब्रोमोबेंजीन एंड विनाइल ब्रोमाइड, that is vinyl bromide, and last one is benzyl chloride CH2Cl। और जैसा हम जानते हैं कि जो हेलोजन रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है इसकी बॉन्ड लेंथ जो होती है शॉर्ट हो जाती है, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो ये जो बॉन्ड है ये तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, यानी जो बॉन्ड वीक है वो ये दोनों हैं जिनका हेलोजन रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। अब अगर इन दोनों में से भी देखें तो ब्रोमीन, इसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है, मोर बॉन्ड लेंथ, और जिसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है इसकी बॉन्ड एनर्जी स्लो हो जाती है, बॉन्ड एनर्जी कम होती है, इजीली ब्रेक हो जाएगा। तो इन 4 ऑप्शंस में जो सबसे इजीली ब्रेक होगा दैट इज बेंजाइल ब्रोमाइड। तो हमारा जो आंसर होगा ये होगा बेंजाइल ब्रोमाइड इज द वीकेस्ट कार्बन हेलोजन बॉन्ड इन अमॉन्ग द फॉलोइंग कंपाउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54, इन द फॉलोइंग रिएक्शन, एक रिएक्शन हमें गिवन है। इस रिएक्शन में हमें Cl2 से रिएक्शन करानी है टोलुइन की, और FeCl3 की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और जो CH3 होता है ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगा। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, इसका मतलब जो भी ग्रुप आएंगे वो ऑर्थो पैरा पोजीशन पर आएंगे, यानी इसमें ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर Cl ग्रुप जो है ये आके ऐड हो जाएगा। तो जो प्रोडक्ट बनेगा दैट इज कैन बी ऑर्थो और पैरा क्लोरोटोलुइन, ऑर्थो एंड पैरा क्लोरोटोलुइन। वो बात अलग है, पैरा वाला मेजर प्रोडक्ट बनेगा, बट दोनों की पॉसिबिलिटी है ऑर्थो एंड पैरा क्लोरोटोलुइन प्रोडक्ट बनाने की। ये था क्वेश्चन नंबर 54। एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ सेक्शन सी, लास्ट क्वेश्चन ऑफ पेपर sample paper 6, that is chlorobenzene can be prepared by reacting aniline with। एनिलीन से हमें क्लोरोबेंजीन को बनाना है। तो यहां पर अगर क्लोरोबेंजीन की क्यूप्रस क्लोराइड से रिएक्शन कराएं तो एनिलीन की रिएक्शन कराएंगे तो नहीं बनेगा। एनिलीन की रिएक्शन अगर हम क्लोराइड से कराते हैं एनहाइड्रस AlCl3 से, ये भी नहीं होगा, तो ESR रिएक्शन हो जाएगी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl से रिएक्शन कराएंगे तो भी रिएक्शन नहीं होगी। तो हम क्या करें, पहले हम इसकी रिएक्शन कराते हैं नाइट्रस एसिड से, और नाइट्रस एसिड HNO2, जनरली ये हम NaNO2 प्लस HCl के कॉम्बिनेशन वाला लेते हैं, NaNO2 प्लस HCl का कॉम्बिनेशन लेते हैं। इससे हमें बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट मिलेंगे, और इसकी रिएक्शन आप करा दीजिए किससे, क्यूप्रस क्लोराइड Cu2Cl2 से करा दीजिए, और आपको इसमें क्लोरोबेंजीन मिल जाएगा, क्लोरोबेंजीन मिल जाएगा। पहले डाइएजोटाइजेशन होगा और उसके बाद में रिएक्शन हो जाएगी, और ये जो रिएक्शन है ये रिएक्शन होते हैं सेंडमेयर रिएक्शन, और इससे हमें मिल जाएगा। तो आंसर होगा, ये आंसर हो जाएगा डी, नाइट्रस एसिड फॉलोड बाय हीटिंग विद
क्यूप्रस क्लोराइड। तो दोस्तों ये थे क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 55 और ये था सैंपल पेपर नंबर 6। और अगेन हम आपको वापस इसको याद दिला दें कि ये सारे के सारे पेपर जो हैं इस बुक में आपको अवेलेबल हैं, इस बुक को आप यूज कर सकते हैं इन क्वेश्चंस के लिए। तो नेक्स्ट पेपर में मिलते हैं, सैंपल पेपर 7 में हम अगेन वापस मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।